प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर रहेंगे। वे समस्तीपुर से आगामी विधानसभा चुनावों का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों और बिहार के लिए विकास योजनाओं का जिक्र करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई नई परियोजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। बीजेपी ने इस रैली को मिशन बिहार 2025 की शुरुआत माना है, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और जनता के जुटने की उम्मीद है। इंडियन यूथ कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस हाईकमान ने मनीष शर्मा को इंडियन यूथ कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है। मनीष शर्मा को ये जिम्मेदारी संगठन को और मजबूत करने और युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के मकसद से दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके अनुभव और संगठनात्मक कौशल से यूथ कांग्रेस को नए जोश और दिशा मिलेगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही वे नई रणनीति और सदस्यता अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। आज बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। वजह है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीखा बयान, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा .RJD का मतलब है रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी। इस बयान के बाद मंच पर तालियां भी बजी, लेकिन साथ ही विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। तो आइए समझते हैं आखिर इस बयान का मतलब क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए दोस्तों, रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी, ये 3 शब्द बिहार की राजनीति में नए नहीं हैं। 90 के दशक में जब राज्य में अपराध दर बढ़ा, तो विपक्ष ने उस दौर को जंगलराज कहकर पुकारा। अब साल 2025 में बीजेपी फिर उसी पुराने नैरेटिव को दोहरा रही है, ताकि लोगों को याद दिलाया जा सके कि पहले का शासन कैसा था और अब कैसा है। नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि बिहार को विकास बनाम विनाश के बीच चुनाव करना है। यानी एक तरफ बीजेपी जेडीयू गठबंधन का दावा है कि उन्होंने राज्य को बदला, वहीं दूसरी तरफ वो आरजेडी पर पुराने अराजक शासन की छवि थोप रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि ये सब पुराने मुद्दे हैं और बीजेपी असली सवालों से ध्यान भटकाना चाहती है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत और नौजवानों की उम्मीदें। राजनीति में ऐसे बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वोटरों की सोच को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जंगलराज जैसे शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अपराध जैसे मुद्दे घूमने लगते हैं। तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के पास अब नया मुद्दा नहीं, इसलिए वे डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जल्द ही बिहार में अपनी चुनावी यात्रा शुरू करेंगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में राजनीतिक सक्रियता बढ़ चुकी है। मायावती का दौरा संकेत है कि आगामी चुनाव में बीएसपी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 79,000 करोड़ के बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। इन सौदों में नाग एंटी टैंक मिसाइल, एडवांस टॉर्पीडो सिस्टम और मॉडर्न तोपखाना हथियार शामिल हैं। इन हथियारों का निर्माण देश में ही होगा, जिससे मेक इन इंडिया को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से भारतीय सेनाओं की सटीक वार करने की क्षमता, समुद्री सुरक्षा और सीमा रक्षा में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये फैसला देश की आत्मनिर्भर रक्षा नीति की दिशा में एक और बड़ा कदम है। ओंकारेश्वर से इंदौर जा रही बस अनियंत्रित होकर होटल में घुसी, 25 से अधिक घायल। सड़क सुरक्षा, मार्ग की स्थिति, बस ऑपरेटर की जिम्मेदारी जैसे प्रश्न उठते हैं। धार्मिक यात्राओं में ये तरह के हादसे मानव जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आए 2 ड्रोन मार गिराए। ये ड्रोन अमृतसर और तरन तारण सेक्टर में भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे थे।
बीएसएफ जवानों ने रात में संदिग्ध गतिविधि देखते ही फायरिंग की और दोनों ड्रोन को नीचे गिरा दिया। प्रारंभिक जांच में इन ड्रोन से नशीले पदार्थ या हथियार गिराने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर ड्रोन के मलबे की जांच कर रही है। इस कार्रवाई से एक बार फिर साफ हुआ है कि बीएसएफ पूरी तरह सतर्क है और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए तैयार है। पटना में महागठबंधन इंडिया ग्रैंड अलायंस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री सीएम चेहरा घोषित किया। ये घोषणा गठबंधन की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक सीएम फेस घोषित करने जैसी है। ये घोषणा पटना में मिली जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। मंच पर गठबंधन की कई पार्टियों के नेता मौजूद थे और कांग्रेस के पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से तेजस्वी का नाम लिया और इसे गठबंधन की सहमति के रूप में पेश किया। इस कदम का उद्देश्य गठबंधन में एकता का संकेत देना और विपक्षी दलों के समक्ष स्पष्ट नेतृत्व दिखाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने यह भी संकेत दिया कि सरकार बनने पर एक से अधिक उप मुख्यमंत्रियों, डेप्यूटी सीएमएस रखे जा सकते हैं और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा माना गया है। ये भागीदारी और सामाजिक समूहों का संतुलन बनाए रखने की रणनीति को दर्शाता है। गठबंधन एकता दिखाना बिहार में कई दलों के गठबंधन में चेहरा घोषित करने से मतदाताओं के सामने एक केंद्रीकृत विकल्प बनता है। इससे वोटरों को ये संदेश जाता है कि गठबंधन में सबने मिलकर सहमति दी है। रणनीतिक संदेश एनडीए को चुनौती, तेजस्वी चेहरे के विकल्प से महागठबंधन एनडीए शासित विकल्प, जहां अक्सर चेहरा अस्पष्ट रहता है, के समक्ष एक स्पष्ट नेतृत्व की पेशकश कर रहा है। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह का टोन रखा। वोट मिश्रण और प्रतिनिधित्व तेजस्वी यादव का चुना जाना जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के कारण भी मायने रखता है। आरजेडी का वोट बैंक, यादव समुदाय और युवा ग्रामीण समर्थन, वही उप मुख्यमंत्री चेहरे जैसे मुकेश सहनी से अन्य समूहों का ध्यान खींचने की कोशिश भी है। पिछले कुछ दिनों में गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे और फ्रेंडली फाइट जैसी चर्चाएं थी। कांग्रेस और आरजेडी में कुछ मतभेद की खबरें आई, इसलिए केंद्र स्तर से अशोक गहलोत को पटना बुलाकर मामला सुलझाया गया और तेजस्वी पर सहमति बनाकर स्थिति को पटरी पर लाया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि अब सहयोगियों के बीच स्पष्टीकरण आ गया है। सभाबाजी और पोस्ट मिमिक्री से लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई। बीजेपी और एनडीए ने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर व्यंग्य किया, जैसे साझा पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर आदि, और विपक्ष ने तेजस्वी के वायदों पर सवाल उठाए। यानी राजनीतिक युद्ध क्षेत्र में अब बयानबाजी तेज हो जाएगी। तेजस्वी ने पहले भी महिलाओं, जीविका दीदीज को मासिक वेतन, स्वरोजगार योजनाओं पर बड़े वादे रखे हैं। ऐसे वादे महागठबंधन के घोषणा पत्र और चुनावी प्रस्तावों की नीति रचना का हिस्सा होंगे। विपक्ष इसे जनता लुभावन घोषणाएं बताकर हमला करेगा, जबकि समर्थक इसे समाज सुधार के प्रयास कहेंगे। एक सीएम चेहरा होने से मतदाता तय कर सकेंगे कि गठबंधन किस नेतृत्व के तहत काम करेगा। ये आम जनता के लिए स्पष्टता देता है। तेजस्वी के वादे, रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्थानीय विकास अब गठबंधन के चुनावी एजेंडे में प्राथमिकता बनेंगे। इससे ग्रामीण और महिला मतदाताओं पर प्रभाव पड़ सकता है। गठबंधन की विश्वसनीयता, यदि गठबंधन एकता दिखाकर चुनाव जीतता है तो प्रशासन स्रोतों में भी हिस्सेदारी पर व्यवहारिक समझौते होंगे, लेकिन चुनाव बाद सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल विभाजन पर नया जाल बुनना होगा। हर पार्टनर अब अपनी सीटन नीति, उम्मीदवार घोषणाएं और प्रचार रूपरेखा तेज करेगा। महागठबंधन के घोषणा पत्र, लोकल सभाएं और रोड शो तेज होंगे। तेजस्वी पर केंद्रित कैंपेन चलाया जाएगा। एनडीए भी अपना सीएम चेहरा या रणनीति स्पष्ट कर सकता है, इसलिए मुकाबला अधिक सीधा और कटु हो सकता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने महागठबंधन के अंदर लंबे चल रहे झगड़ों
और अनिश्चितताओं पर एक तुरंत और दिखावटी समाधान दिया। तेजस्वी यादव को चेहरा बनाकर गठबंधन ने चुनावी जमीन पर स्पष्ट विकल्प पेश किया है। इसका असली असर चुनावी नतीजों में तभी दिखेगा जब गठबंधन साथ रहकर मैदान में प्रभावी रूप से तालमेल करके वोटरों को मनाने में सफल होगा या नहीं। इंडिया अपनी रूस से तेल की खरीद को बहुत तेजी से घटाने की स्थिति में है, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंध इसके मार्ग को सीमित कर रहे हैं। भारत ने तय किया है कि वो रूस से आने वाले तेल की मात्रा कम करेगा, क्योंकि अमेरिका उद्योग जगत ने रूस के प्रमुख तेल उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये कदम भारत रूस पश्चिमी देशों की ऊर्जा और आर्थिक रणनीति में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। गोल्ड की कीमतें आज बढ़ी क्योंकि रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों और चीन पर संभावित नए निर्यात नियंत्रणों ने भूराजनीतिक जोखिम को बढ़ाया है। जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है, खरीदार सुरक्षित विकल्प जैसे सोना चुनते हैं। इसलिए सोने की कीमत आज बढ़ी है।